भाई आनंद गढ़वाल जी, प्रताप दहिया जी और अन्य जिलों से आए हुए जींद की पूरी टीम, बलवान सुंदर जी से उनकी पूरी टीम, भिवानी और तमाम संघर्ष के साथी और इस जाट बलिदान दिवस समारोह में आए हुए सभी शहीद परिवार और जो भाई जेल में रहे और मातृशक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें और मेरी कौम के मेरे बुजुर्गों और साथियों। भाई रोहतास हुड्डा जी ने बहुत कुछ बता दिया। अगर हम अपने इतिहास पे जब से प्रहलाद शाही को अगर हम छोड़ दें और प्रजातंत्र की शुरुआत 1920 में अंग्रेजों के टाइम में योगी दी चौधरी छोकराम ने अपनी अलग पार्टी बना के और उस काम को करने का काम किया। आजादी से पहले हमारा राजनीतिक और सामाजिक और शैक्षणिक नेता एक ही था, चौधरी छोकराम, जिन्होंने शिक्षा को भी आगे बढ़ाया, जिन्होंने राजनीति को भी आगे बढ़ाया, जिन्होंने जाट होने के नाते जाट रिजल्ट निकाल के समाज को भी शिक्षा की तरफ ले जाने का काम किया, जाट स्कूल खोल के। आजादी से पहले वो चले गए और देश का बंटवारा हो गया। उन्होंने राजस्थान भी में गया, उन्होंने किसानों के लिए राजस्थान में भी लड़ाई लड़ी, शिक्षा के स्कूल कॉलेजों की स्थापना उन्होंने करवाई। जिस कॉलेज में मुजफ्फरनगर में पढ़ा उसकी नींव भी उन्होंने रखी 1924 में, जबकि वो पंजाब की राजनीति करते थे। लेकिन जहां जहां किसान और जाट थे वो देश में सब जगह गए और उन्होंने शिक्षा के लिए परेड डाली। आजादी के बाद यही काम चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल जी ने भी किया। और जो हमारे 7-8 जिलों में देश में खापों के नाम पर संगठन है, वो सोचेंगे पूरे देश में खाप है, पूरे देश में खाप नहीं। ये 7-8 जिलों के लोग शिक्षा में भी खापों के नाम पर संगठित रहे और आंदोलन होते हैं उसमें भी संगठित रहे। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के बाद देश में देवीलाल जी के, इनके, चौधरी चरण सिंह के जाने के बाद हम सब लोग अलग अलग अपने राज्यों में और यहाँ तक कि अब अपने जिलों में संगठित हो गए। रोहतक, झज्जर, सोनीपत को चौधर चाहिए तो उन्होंने नारा दे दिया हमें चौधर चाहिए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी हुआ, कभी मथुरा वालों ने नारा दे दिया, कभी मुरादाबाद वालों ने नारा दे दिया, कभी बागपत वालों ने नारा दे दिया। भाई जो आदमी पूरे देश की लड़ाई लड़े, जो आदमी 36 बिरादरी की लड़ाई लड़े, राजनेता ने उनको 3-3, 4-4 जिलों की चौधर में बांट के और उस समाज को छिन भिन करने का काम। जो चौधरी छोकराम मुजफ्फरनगर में नींव रख रहे थे, संगरिया में शिक्षा की नींव रख रहे थे, उस कौम की यह हालत सन 90-95 में आते आते आ गई। हरियाणा के जाट को यूपी के जाट जितना तोड़ना इतना घाट, उतनी कहावत उसके जबान पर है। यह किसने तुम्हारी जबान पे दी? कौन आदमी था वो? ये वे नेता थे जिनको छोटे छोटे राज्यों की 4-4 जिलों में 15-15, 20-20 सीट जीत के और उनको अपनी पार्टियों में मुख्यमंत्री बनना था, इस देश को लूटना था। राजस्थान का जाट जिसके लिए चौधरी छोकराम 1942 में किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनका चौधरी छोकराम से कोई वास्ता ही नहीं रहा। कारण न तो हम धार्मिक रूप से एक थे, न हम सामाजिक रूप से। धार्मिक रूप में कोई घंटी बजा रहा था, कोई आर्य समाज को मान रहा था, कोई मंदिर में जा रहा था, कोई मस्जिद में जा रहा था, कोई गुरुद्वारे में जा रहा था।
धार्मिक रूप से सारा जाट विभाजित था। सामाजिक रूप से और किसानों के रूप में इकट्ठा करने वाले नेता हमारे बीच से चले गए और जाट को कैसे अलग थलग किया जाए, जिन जातियों के सहारे जाट ने 90 साल राजनीति की, उस जाट को कैसे अलग थलग किया जाए। जाट चौधरी चरण सिंह किसकी वजह से राजनीति करते थे? मुसलमान की वजह से, अहीर की वजह से, कुर्मी की वजह से, मौर्य की वजह से। चौधरी देवीलाल किसकी वजह से राजनीति करते थे? किसान जातियों की वजह से। जिस यादव का 89-90 में यूपी में आरक्षण था, उस यादव का 90 में हरियाणा में आरक्षण नहीं था। जो 10 जाति चौधरी देवीलाल को वोट करती थी, वे 10 की 10 जाति बाहर करती थी। उन्होंने कमीशन बनाया, आरक्षण 10 जातियों को दिलवा दिया, भजन लाल आया, काट दिया। क्या जाट समाज में सन 94 में एक भी नेता नहीं था? हरियाणा में एक भी समझदार नेता नहीं था जो उसका विरोध कर लेता। लेकिन हर जाट नेता को लगती थी कि जो विरोध करेगा ये जातीय खिलाफ हो जाएगा। 2005-6 में हम साथियों ने निर्णय लिया कि भाई हमें तो आरक्षण मिल चुका था 2000 में, हम अपने राज्य में कर रहे थे, आपके राज्य के लोग भी हमारे पास गए। हमने कहा चलो भाई सारे मिलकर लड़ाई लड़ लेंगे। लड़ाई लड़ी, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, एक भी आदमी आंदोलन में आरक्षण मांगने वाला नहीं। 2-3 लोग रोहतक के थे, 4-5 लोग सोनीपत के थे। क्यों भाई? क्योंकि थारा राज था, थारी चौधर थी। उससे उस चौधर पे कहीं आंच ना आ जाए। थारा बच्चा गर्भ हो जा, मर जा, कब जा, रोज बॉर्डर पे मरे, कोई बात नहीं, थारी राजनीतिक चौधर जिंदा रहे। हमने उत्तर प्रदेश में आंदोलन किया, जहां जहां हमारे जाट नेता का असर था, वहां आंदोलन से एक भी आदमी शक नहीं। बागपत, शामली, जहां जहां भी असर था। भाई आम समाज के आदमी, आज ये लोग जो इधर बैठे हैं, ये वे लोग हैं जो मध्यम परिवारों के लोग हैं, जिन्होंने दुख दर्द देखा, जो अपने जाट समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं। इनमें कोई पैसा बड़े घर का नहीं है, भाई डीएलएफ वाला लग रहा, कोई अंबानी लग रहा, कोई वो लग रहा, कोई ऐसा नहीं है। ये सब वो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें दर्द है कि हाँ हम ऊपर आए हैं, हमारी कौम ऊपर जानी चाहिए। और उसी दुख दर्द में यह आंदोलन शुरू हुआ। 2010 में भाई सुनील सोरान की शहादत होगी। हिसार वाले यहाँ पर थे, मैं तो शुक्रगुजार हूं इनका। इन्होंने मुद्दे को पहचान लिया, भिवानी वालों ने, दादरी वालों ने, इन्होंने मुद्दों को पहचान लिया। जींद का भी आधा हिस्सा, फतेहाबाद का भी आधा हिस्सा, और तो हरियाणा में कहीं आंदोलन था ही नहीं। और 2014 में आरक्षण 13 में हुड्डा जी को भी देना पड़ा। लेकिन कब दिया? जब सुनील सोरान की हत्या करा दी। कब दिया? जब संदीप गढ़वासरा की हत्या करा दी। कब दिया? जब विजय सिंह की हत्या करा दी। वह शहादत नहीं थी भाई। उन तीनों की शहादत तो जाट के लिए थी या नहीं थी? थी या नहीं थी भाई जाट के लिए? और उन 3 शहादत से हमने यह सबक लिया आंदोलन में कि हम हिंसा नहीं होने देंगे। और उसके बाद हिंसा नहीं होने दी। पूरे हरियाणा में मारकाट मची। उन जिलों में जहां जहां संगठन था, इनने अपने सर पर लाठी तो बर्दाश्त करी, ठाकुरों का जुल्म तो बर्दाश्त करा भिवानी वालों ने, लेकिन दंगा नहीं होने। हिसार में खूब तोड़ फोड़ दी, लेकिन दंगा नहीं होने। तब लोग राजनीतिक रूप से संजित थे और सामाजिक रूप से असंगठित।
सामाजिक रूप से संचित होगा वो अपनी कौम को बचा सकता है, राजनीतिक रूप से संचित कौम को गड्ढे में तो उतार सकता है, ऊपर नहीं ला सकता। सामाजिक रूप से संचित नहीं थे तो ये 18 भाइयों की बलिदान हुआ। अगर हम सामाजिक रूप से संचित होते तो ना दंगा होना था, ना साजिशों में घुसना था। साजिश इन्हीं की थी, इसी पार्टी की साजिश थी। वो उत्तर प्रदेश में जाट को मुसलमान से लड़ाना चाहती थी और यहां जाट को गैर जाट से लड़ाना चाहती। और ये नहीं, उसमें हमारे राजनेता जो उन पार्टियों में बैठे थे वे भी शामिल थे इस साजिश में। तुम्हें गलत वही बना रही हो। हम हरियाणा के लोग को बहुत समझदार मान रहे, बीजेपी के तो 5 एमएलए अब भी था रहे, 5 बात तो समर्थन दे रहे और 10 और समर्थन दे रहे, 20 नहीं दे रहे समर्थन, दे नहीं रहे। हम तो बेईमान, हम तो बेकार, और जिन्हें हमने वोट दे रखी उनसे भी प्रति जवाब दे है। बता रही क्या बिना जाट के ये 20 बन जाते और 20 न बनते तो सरकार तो आनी थी। मेरा ये कहना, वोट किसी को दो लेकिन सामाजिक रूप से संचित रहोगे तो यह कौम बची रहेगी। जिसे तुम्हें देनी उसे दो। हम पिछले 15 साल में किसी को यह कहने आए कि भाई वोट उसे दे दो, कहने आए बता दो। इसके गुनाहगार ये जो 18-21 सादत है, समाज का हर सामाजिक और राजनीतिक आदमी है, क्योंकि हम सामाजिक रूप से संचित नहीं हो पाए, जिस वजह से परिवारों ने अपने बच्चे को। मेरा तो ये निवेदन है, संचित रहो तो कौम तरक्की करे, शिक्षा के क्षेत्र में भी तरक्की करे। आज तो यह स्थिति है कि हमारे बहुत से बालक जो पढ़ने में बहुत होशियार है, अपने गांव में आंदोलन करता जाके वे सिपाही की लाइन में खड़े, जो दरोगा बन सकता है, जो डीएसपी बन सकता है, जो कलेक्टर बन सकता है, क्योंकि सामने नजर आ रहा कि न तो कलेक्टरी की कोचिंग कर पाऊंगा, न हायर एजुकेशन ले पाऊंगा, और हम कहा जा रहे अब वो फलाने वाली साल में 50 लाख बोल गया, अब वो फलाने मिल गया 2 साल में 11 लाख बोल गया। अरे हरियाणा वाला जिसका बाबा स्कूल खोल रहा था और उसका पोता गौशाला खोल रहा है, कहीं तो शर्म आनी चाहिए। चौधरी छोटूराम तो स्कूल खोल रहा था जब ना लगता था, ना कपड़ा था, ना जूते थे, और तुम पूरी ताकत गौशाला धर्मशाला में लगा। हमारा पढ़ा लिखा आदमी, हमारा राजनेता तमिल लोग अपने समाज को जब शिक्षा की जागृति करोगे तब ये समस्या से बाहर आओगे। गौशाला खोल लो, कोई परेशानी नहीं, उसकी सेवा कर लो, कोई परेशानी नहीं। हरियाणा की गौशालाओं पे मेरे हिसाब से 500 करोड़ से ज्यादा की एफडी है अगर सारी गौशालाओं में। अरे भैया जो फालतू पैसा आ गया उससे बराबर में स्कूल खोल के गौशाला में गलत करा भाई। फालतू पैसा आ गया, गाय के पास खाने को है नहीं, तुमने उसमें ग्रेनाइट भी लगवा दिया, गौशाला वालों का दफ्तर भी बना दिया, उसके लिए गाड़ी भी खरीद दी, सारा काम तुमने कर दिया, फिर भी घर का पैसा बच रहा। भाई अब पब्लिक स्कूल चला लो। राजस्थान का कोई शहर जाके देख जाओ, सारे जाट पढ़ाई पर दुनिया भर में चले गए,
कोई शहर हिंदुस्तान में चले जाओ, गया तो हरियाणा का आदमी भी बहुत बाहर, लेकिन राजस्थान हमारे से ज्यादा सबसे ठाकुरों के द्वारा सताया हुआ था। ज्यादातर लोग बाहर निकले, व्यापार में भी आते हैं, पढ़ाई में भी आते हैं। जहां पढ़ाने हम जाते थे यूपी वाले, वहां कलेक्टर एसपी राजस्थान से आ गए, क्योंकि उन्हें रिजर्वेशन मिल गया, उन्होंने पढ़ाई का फायदा किया। मेरा तो यही संदेश है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दैया जी है, छोटराम धाम के चेयरमैन एडवोकेट रणधीर सिंह खड़ोता जी, हमें इन्हें मनाने में 6 महीने लगे। पूरी दिल्ली की टीम, क्योंकि जिम्मेदारी योग्य आदमी के पास रहनी चाहिए। आपके अगर 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आप अपने घर की जिम्मेदारी किसे दोगे? जो सबसे काबिल होगा। समाज का भी ये नियम होना चाहिए कि सबसे काबिल आदमी की अगर जिम्मेदारी होगी और हम लोग उसका सहयोग करेंगे तो समाज एकजुट रहेगा, जुट करेगा। ये हमारा खानदानी बिजनेस नहीं है, यूनियनों की तरह 4 पिट्ठी से एक ही आदमी लग रहा है। सबने अपने नाम की यूनियन रजिस्टर्ड कराने, भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल, भारतीय किसान यूनियन खलावाल, भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक, 550 यूनियन भारतीय किसान यूनियन के नाम पर घर वालों को बनाए। क्यों? इसमें आमदनी है। लड़ाई लड़ो। मैंने 2014 में आरक्षण मिल गया था, मैं इस चीज से बाहर आ गया था। दोबारा इन्होंने कहा कि ये लड़ाई लड़के और कुछ मुद्दों का हल हो, उसका जितना हल हुआ वो मैंने अपने समाज पे लगा रहा। अब हरियाणा के प्रभारी भाई आजाद लखवाल जी है, हरियाणा के अध्यक्ष भाई गंगाराम सोरान जी है, और पढ़े लिखे लोग। हरियाणा में तो हर जगह पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं है। हर जगह शहर में रिटायर्ड लोग भी है, केवल गुड़गांव की एक जाट सभा के लोग हैं जो इस काम में लगे हुए। और नहीं, सब पार्क में होक्का लेकर बैठे। हरियाणा के किसी शहर में चले जाओ, 50 आदमी शाम को रिटायर होकर ताश खेलते मिलेंगे, लाख लाख रुपए की पेंशन। उन्हें नहीं पता तुम किसकी वजह से पढ़े थे। अगर चौधरी छोटराम ये स्कूल ना खुलवाता भी पढ़ते रिटायर हो जाते। सामाजिक जिम्मेदारी करने वाले बहुत कम लोग, और जो कम लोग हैं, कम से कम ये सब संकित रहे। मैं ये नहीं चाहता कि सारा देश ही एक लेवल पर रख जाए। जो लोग एक जैसी मानसिकता के हैं, वे इकट्ठे हों, वे एक जगह बैठे, वे एक दूसरे को ताकत दे और एक दूसरे की टांग ना खींचे। बड़े भाई हमारे बच्चे के कहने पर पंचायत में हिसाब होना चाहिए। हर धरने का हिसाब धरना उठने से पहले धरने पर जो अध्यक्ष था उसने दे दिया ना तुमने, किस किस को कितने पैसे दिए। वहां संस्था बन रही, उसमें पूरे देश का चाहे आए 10 रुपए, उस संस्था का हिसाब संस्था पर मिलेगा या वेबसाइट पर मिलेगा, या किताब छप रही, किताब ले जाइए उसमें मिलेगा। किताब भी छपी हुई है और मैं 10,000 कॉपी छपवाई अभी। मलिक साहब ये हिसाब वाली कौन सी बात कर रहा था ये भाई? कौन सी? हाँ मैं बता रहा, वही बता रहा आपको, वही बता रहा मैं बताने लग गया। 14 से पहले भी आंदोलन हुए, 23 दिन रेल हुए, किसी ने किसी पर आरोप तो नहीं लगाया। चंदा तो जब भी हुआ होगा, चंदा तो जब भी हुआ होगा जब रेल को बैठे 50,000 आदमी। सामूहिक हुआ, गलत कह रहे आप, सामूहिक हुआ, सामूहिक हुआ, लेकिन लोग बाग जेलों में कम गए, मुकदमे कम दर्ज हुए। चंदा तो सामूहिक हुआ। दिल्ली वालों ने कम से कम एक शहीद परिवार को, कोई खाप के, कोई कॉलोनी के, कोई किसी के माध्यम से 20-20, 30-30 लाख रुपए दिए। दिल्ली वालों ने दिया सब परिवारों को से।
कोई 3 लाख दिया, कोई जैसे दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टरों का काम, उन्होंने 55 लाख रुपए इकट्ठे किए। जिन्होंने 55 इकट्ठे किए उनसे भी किसी ने हिसाब मांगा। यह हिसाब की बीमारी थारे 3 जिलों में है और चौथी जींद में, और यह हमारे ही बीच में हिसाब की बीमारी। 2 तरह का पैसा आया, धरने का हिसाब धरने पे हो गया। जो धरने के पैसे बचे वे छोटूराम धाम में देते, जैसे थारे जिले से 61 लाख रुपए आए, 2 करोड़ से ऊपर है, 67 लाख, 61 लाख वहां जाके 1 करोड़ 7 लाख यहाँ शहीदों में खाने पीने में टेंट में खर्च। उसका हिसाब बबले ने कई बार दे दिया। जो पैसा वहां आने लगेगा, किस प्रदेश से पैसा आया, किसने पैसा दिया, उसने दिया वहां मकान बनाने के लिए पैसा। गौशाला में जो पैसा आएगा उसका हिसाब गौशाला ही तो देगी। धर्मशाला में पैसा होगा उसका हिसाब धर्मशाला देगी। धर्मशाला गांवों में जाकर हिसाब देगी। धर्मशाला में जो भी मिलने जाएगा, जिसने दान दे रखा, अब सुन लो पूरी बात, धर्मशाला में, गौशाला में, मंदिर में जिसने दान दे रखा वो कमेटी उसका हिसाब देगी। उस कमेटी ने जब से चेयरमैन साहब आए किताब छाप के सारे हरियाणा में बांटा कि भाई यूं पैसा आया, यूं हमने हिसाब दिया। और जो आम लग रहा उसका भी रांची साहब अगले 1-2 महीने में वेबसाइट पर डलवा देगा। बनियों के हरे जिले में ही 100 करोड़ से ऊपर का हॉस्पिटल बनने लगा। 1000 करोड़ का भी ना हो, एक मेडिकल कॉलेज भी बनना है। कहां बन रहा? बहादुरगढ़। तुमने किसी बनिया का इंटरव्यू सुना के भाई वे पैसे खा गए? तुमने किसी का गौशाला वाले का सुना के भाई वो गौशाला वाले पैसे खा गए? किसी मंदिर वाले का सुना हो, अरे थारे डॉक्टर का जो स्कूल बना रहे तो थारे बीच का है, तो वे पैसे खा लेंगे? एक आपके यही के वो ग्रुप कैप्टन सुहाग रहे, माता के विंग कमांडर दिलबाग सुहाग, वो 25 लाख रुपए हर साल देते थे गरीबों के बच्चों को। कल उन्होंने तीसरा कमरा दे दिया है बोलिए जी। एक और की भी कह दीजिए, और एक और की हाँ भर दी। वे बेईमानों को पैसे दे रहे, हर साल एक देगा जी, हर साल एक कमरा। भाइयों, सामाजिक रूप से संचित रहो, अपने नेता को नेता मानो। आज अगर वकील साहब इस मामले को लेकर आगे बढ़ रहे तो हम सबकी जिम्मेदारी इनकी पगड़ी का हाथ लगाने वाले का हाथ कटे, चाहे उसमें हमारी जान भी चल जाए। सारी इज्जत बचेगी जब तक अपने नेता की इज्जत बचा लोगे। अगर तुम नेता की इज्जत तारोगे तो थारी इज्जत तो तारे बिखरी घूमेगी। ये भी किसी को जेल में रहना पड़ रहा, किसी को मुकदमे झेलने पड़ रहे, किसी के जो जिन्होंने शहादत दे दी उनको हम याद रखें कि भाई इन्होंने शहादत दी तो उनके परिवार का हौसला और ढाढ़स बना रहता है कि भाई हमने समाज के लिए शहादत दी और हमारे बच्चों को समाज याद रखे। हम सबका ये सपना है कि छोटूराम धाम इस पूरे देश के जात की एकता का केंद्र बने, धर्म से ऊपर उठ के बने और सब लोग आपस में संगठित होकर इस शिक्षा के मंदिर को, इस भविष्य की योजनाएं बहुत लंबी इसमें है, उसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो 15-16 साल आपने सहयोग दिया। मैं चाहूं कि भाई आगे भी इसी तरह का सहयोग हमारी जो नेतृत्व है इसको मिलता रहे। जय हिंद, जय जाट। और मैं एक नारा लाऊंगा कि जाट शहीद भाई आप कहोगे अमर, जाट शहीद भाई, जाट शहीद भाई। मैं